नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, उससे संबंधित जो छूटा हुआ पार्ट है गोलीय दर्पण के उपयोग, इसके बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे कि गोलीय दर्पण के उपयोग क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आप लोग को हमने बताया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर 2 क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के उपयोग पहले देखिए, ये उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके उपयोग जो है क्या होते हैं? कई उपयोग इसके होते हैं। पहला उपयोग जो है, डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, नाक कान गला इत्यादि को देखने के लिए जो है क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 हो गया कि डॉक्टर लोग नाक कान गला इत्यादि की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करके अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है। प्रकृति कैसी होती है? इसको पिछले ही वीडियो में हमने बताया है कि अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है। अभिसारी को हमने बताया है कि एक ही बिंदु पर दूर से आती हुई किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी कहा जाता है। यानी कि जब किरणें हमारी आंखों से किरणें प्रकाश की जाती हैं तो वो किरणें जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो किरणें एक जगह फोकसित हो जाती हैं। जिस पार्ट को डॉक्टर को देखना रहता है सारी किरणें वहाँ पर जाकर फोकसित हो जाती हैं और वह भाग हमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए जो है डॉक्टर लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं नाक कान गला आदि को देखने के लिए। पॉइंट नंबर 2 इसमें हो गया, टेबल लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है? टेबल लैंप में। टेबल लैंपों में। टेबल लैंपों में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे या बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो रात में पढ़ने का ये माध्यम भी अच्छा होता है। अगर आप लोग टेबल लैंप का यूज़ करें पढ़ने में तो दिमाग ज़्यादा कांस्टेंट रहेगा और जो भी पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। इसका कारण क्या होगा कि किसी कमरे में आप रात के अंधेरे में अगर बैठकर पढ़ते हैं तो टेबल लैंप क्या करता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो जब बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो उसे जो है परावर्तित करके एक जगह पर जा करके फोकसित कर देता है। यानी कि मेज जितनी दूर में हमें ज़रूरत है प्रकाश की उतनी ही जो है प्रकाश हमें उतनी ही दूरी में देता है। तो इससे क्या होगा, अगल बगल का बल्ब आप बुझा दीजिए तो अगल बगल की वस्तुएं जब नहीं दिखाई पड़ेंगी तो हमारा दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट रहेगा और हम पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसीलिए टेबल लैंप का प्रयोग करके पढ़ाई करने से ज़्यादा फायदा होता है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिएगा अगर हो सकेगा। और परीक्षा में पूछा जाता है कि टेबल लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग हो गया गाड़ियों में जो फ्रंट का शीशा होता है, नहीं कि सामने का, ड्राइवर के सामने वाला जो शीशा होता है, ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है।
ये शीशा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ियों में सामने वाला शीशा, गाड़ियों के फ्रंट का शीशा, सामने वाला शीशा, ये कौन सा दर्पण होता है, इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोग करने का कारण क्या है कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, तो इन सब में जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, या रेलवे हो, तो कुछ भी हो। तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो अगर अवतल दर्पण का ना प्रयोग करके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाए तो उत्तल दर्पण क्या होगा, प्रकाश की किरणों को जो है फैला देगा और हमें दूर की ही वस्तुएं कुछ नजर आएंगी या बहुत कम ही नजर आएंगी, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करके एक जगह पर किरणों को जो है फोकसित करती रहती है और गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो इससे हमें छोटी चीज़ें भी आसानी से दिखाई पड़ने लगती हैं। इसलिए जो है कोई भी गाड़ी हो, उसके सामने वाला शीशा का क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ियों के सामने वाला शीशा, टेबल लैंप में, डॉक्टर के प्रयोग में इस प्रकार से बहुत सी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्टर लोग किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा। तो याद किए रहना कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, अभिसारी प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसका नेचर क्या होता है, अभिसारी होने के कारण डॉक्टर लोग इसे प्रयोग करते हैं। टेबल लैंपों में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें जो है थोड़ी ही जगह में ज़्यादा प्रकाश मिले। अब कोई भी अगर छितर जाए, कोई भी सामान अगर छितर जाता है तो क्या होता है, दूर तक हो जाता है, लेकिन अगर उसको कलेक्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा दिखाई पड़ मतलब ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकाश भी अगर इकट्ठा जो है फोकसित होगा तो ज़्यादा उजाला देगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। और गाड़ियों के सामने वाले शीशे में बता ही दिए कि क्यों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनके तमाम प्रकार के उपयोग हैं। तो यही सब आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके उपयोग। अब अगला पॉइंट आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या आता है, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, इसको भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण के उपयोग या यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो है ड्राइवर के साइड वाले शीशे में, यानी साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों में जो है साइड मिरर का जो साइड वाला शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का लगा रहता है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या, नेचर क्या होती है, अपसारी होती है। क्या होती है, अपसारी। इसका नेचर क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी क्या होता है कि एक बिंदु से किरणें फैलती हुई, बिखरती हुई प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से जो है इसको साइड में लगाया जाता है, क्योंकि पीछे से तमाम प्रकार के बसें आती रहती हैं। कोई कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है। तो सभी चीज़ों का आकार छोटे से ही दर्पण में ले आकर एक जगह दिखा देता है, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ड्राइवर क्या जान जाता है कि हमें किसको साइड देना है, किसको नहीं देना है। यहाँ पर लगाया जाता है, यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। गाड़ियों में साइड में, गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा उपयोग गाड़ियों में ही
जो है, जो फ्रंट वाला शीशा होता है उस पर आप लोग अगर गाड़ी पर बैठे होंगे देखे होंगे एक छोटा सा शीशा ऊपर लगा रहता है। तो ड्राइवर अगर साइड में नहीं देखना चाहता, सामने ही देखना चाहता, तो थोड़ा आंख ऊपर उठा करके ऐसे और आराम से उसमें भी देख सकता है। तो वहाँ पर जो है फ्रंट वाले शीशे पर जो छोटा सा शीशा लगा रहता है ऊपर के भाग पे, वो भी जो है क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। वो भी जो है पीछे की वस्तुओं को, सारी वस्तुओं को ले आकर उस पर दिखाता है। तो यहाँ पर उपयोग होता है। और इसका जो है प्रयोग सर्च लाइटों में बहुतायत में किया जाता है। कहाँ पर? सर्च लाइट नहीं, ये स्ट्रीट लाइट। सर्च लाइट का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? अवतल दर्पण में किया जाता है। इसको भूल गए थे। तो सर्च लाइटों का प्रयोग जो है अवतल दर्पण में किया जाता है। और स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों की जो लाइट होती है, गलियों में जो लाइट लगी रहती है उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। स्ट्रीट लाइट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों में क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने का कारण क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें निकले तो ये जो है आगे बढ़ें, तो छितर करके यानी कि बिखर करके आगे बढ़ें, जिससे दूर तक हमें उजाला दिखाई पड़े। तो इस प्रकार से अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सर्च लाइटों में होता है। डॉक्टर जो है उपयोग में लाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सर्च लाइट में होता है। और कहाँ पर होता है? डॉक्टर के उपयोग में होता है। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में क्या होता है? फोकस और पोल के बीच में यानी कि ध्रुव के बीच में जो है उसका अपना आदमी बैठता है और उसका बड़ा सा चेहरा सीधा दिखाई पड़ने लगता है, जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होती है? सुविधा होती है। और जो है इन सब चीज़ों में, गाड़ियों में जो है फ्रंट वाले शीशे में, इन सब जगहों पर जो है तमाम हमने आगे बता ही दिया है। और इसका जो है उत्तल दर्पण का जो है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइटों के रूप में, और गाड़ियों में जो ऊपर फ्रंट वाले शीशे के ऊपर छोटा सा शीशा लगा रहता है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आगे का ये जो है टॉपिक लगभग खत्म होने वाला है। एक जो है आपका आता है परावर्तन में UVF में संबंध। इस बार जो है इसको कोर्स से, महामारी के कारण कोर्स से निकाल दिया गया है, कोर्स कम किया गया है। तो उसमें जो है इसका डेरिवेशन लगभग सारे निकाल दिए हैं गए हैं पूरे कोर्स के। तो डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी हम पढ़ाएंगे भी नहीं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत आसान होता है। अगर रहता तो बहुत ही आसानी से आप लोग सीख लेते और 4 नंबर मुफ्त का उसमें मिल जाता था, लेकिन इस बार निकाल दिया गया है। तो उसका केवल आपको उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है केवल फार्मूला याद करके रखिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए अवतल हो या उत्तल, अवतल अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला काम करता है। क्या होता है फार्मूला? UVF में संबंध। UVF में संबंध ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में। UVF में संबंध रखिए। अगर डेरिवेशन हटा दिया गया है तो संबंध पूछा जा सकता है। U का पहले अर्थ समझ लीजिए। U माने क्या होता है? वस्तु, वस्तु की दूरी। और V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। ये होता है U, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और V से और कोण के बीच की दूरी का मतलब U क्या होता है? वस्तु से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? U से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वस्तु की दूरी हो गया। और प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? V से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे जो है ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रतिबिंब की दूरी।
तो इसका जो संबंध बन के आता है, और यह जो है फोकस दूरी हो गया। यह क्या होता है? फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी हमने बताया भी है क्या होता है पिछले वीडियो में, कि फोकस जहां पर किरणें आकर फोकसित होती हैं वहां से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए, तो आप लोगों को क्या लिखना रहेगा कि अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। तो यही जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी यानी कि यू भी एफ में संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। और एक चीज इसमें और छूटा है कि दर्पण में मतलब किस तरफ वस्तु रखने पर निगेटिव साइन लिया जाएगा, किस तरफ वस्तु को रखने पर या प्रतिबिंब के बनने पर पॉजिटिव साइन होगा, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। और यहीं पर ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए, फिर प्रकाश का अपवर्तन भी बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए, कोई दर्पण हो गया। अब यहां इधर की तरफ जो है जो वस्तु इधर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ऐसे तो होता है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश ये गणित वाले बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाएगा कि चतुर्थांश क्या होते हैं, किसका मान किसमें चेंज होता है, किसका नहीं, ये गणित वाले बताएंगे। इसमें हम इतना आप लोगों को बताएंगे कि इधर की तरफ जो वस्तुएं रखी जाएंगी या प्रतिबिंब बनेगी वो उसका साइन क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। और इधर की तरफ जो है जो वस्तुएं होंगी या प्रतिबिंब जो बनेगी उसका निशान क्या लिया जाएगा? निगेटिव में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? निगेटिव में लिया जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। जैसे अवतल दर्पण के सामने सारी वस्तुएं किधर रखी जाती हैं? दर्पण के सामने ही रखी जाती हैं। तो उसमें यू भी और यफ सबका मान क्या होता है? निगेटिव में ही लिया जाता है। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब ध्रुव और पोल के बीच वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी बनता है। उस समय क्या लिया जाएगा? इसका मान पॉजिटिव में लिया जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर इधर की तरफ दाएं हाथ की तरफ जो है वस्तु रखी हो या प्रतिबिंब बन रहा हो तो उसका साइन क्या लिया जाएगा? निगेटिव में, वो पॉजिटिव में। और अगर दर्पण के सामने परावर्तक तल की तरफ वस्तु रखी जा रही है तो क्या होगा साइन उसका? यू भी एफ का मान क्या रखा जाएगा? साइन निगेटिव में रखा जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को इसमें था परावर्तन में। और परावर्तन का चैप्टर समाप्त हो गया। अब अपवर्तन का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? होता है बेटा कि जब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग तथा दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका
वेग तथा दिशा दोनों क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका परिभाषा क्या हो गया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, वो परावर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इसको सुधार लीजिएगा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग वेलोसिटी या स्पीड तथा प्रकाश का वेग तथा डायरेक्शन यानी दिशा बदल जाती है। क्या होता है, बदल जाती है। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में, ये मान लीजिए सघन माध्यम हो गया, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इसको देख लीजिए कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा दिशा क्या हो जाता है, बदल जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर आगे समझाने के लिए इसको जगह कम पड़ रही है तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग जान ही गए होंगे। तो कभी ये बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन जैसे ही इसके भी दो नियम होते हैं। नियम क्या क्या होते हैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं। फिगर इसमें दो माध्यम होगा, एक जो है सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम, और दूसरा विरल माध्यम। क्या होगा, विरल माध्यम या सरल माध्यम, जो भी कहिए, विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम। तो इस प्रकार से जो है सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश इधर से जो है आता है सघन माध्यम से, और आगे क्या है, विरल माध्यम है, इसमें एक अविलंब दिखा देते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से आपतित होकर के इस पे अपवर्तक तल पर क्या होती हैं, टकराती हैं। ये अपवर्तक तल हो गया, टकराती हैं, और उसके बाद जब विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से क्या होती हैं, दूर हट जाती है, अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चल करके किसी अपवर्तक तल पर टकराती हैं तो क्या होता है, आगे भी माध्यम क्या होता है, सघन और विरल दोनों पारदर्शी माध्यम होते हैं, बस थोड़ा इसमें कंजेस्टेड होता है, और ये जो है इसमें जो है किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं होती है ज़्यादा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा
विचलित यानी कि अविलंब से क्या होती है, ये है अविलंब, अविलंब से दूर हो जाती है, अविलंब, अविलंब, अविलंब से। और ये कौन सी किरण होती है, आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रेज। और ये क्या होती है, अपवर्तित किरण, इसमें परावर्तित नहीं कहा जाएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होती है, अगर विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब मतलब अविलंब से दूर हट जाती है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसे आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। जिसे आई से और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये माध्यम क्या होता है, थोड़ा सघन होता है इस प्रकार से। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, अविलंब से दूर हट जाती हैं। इसमें जो है अगर ये साइन 30, ये मान लीजिए साइन 30 पर आ रही है, ये कुछ ना कुछ दूर होने से इसका मान कुछ ना कुछ क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूर जाएगी किरण अविलंब से तो मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम थे तो इसमें भी दो नियम हैं। इसमें क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब अपवर्तक, मतलब जो इसका अपवर्तक तल होता है उसके एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब, अविलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम यहां पर लिख देते हैं। दूसरा नियम क्या है कि देखिए इसका मान जो होगा, इसका मान सेम नहीं होता है। परावर्तन में ऐसा होता था कि जो आई का मान रहता था वो उसी माध्यम में लौट जाती थी तो बराबर रहता था। इसमें अंतर होता है, इसलिए जो है इसमें क्या रहेगा, आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या माने क्या होता है, साइन, साइन आई तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण क्या है, आर है, साइन आर, एक नियत होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या सदैव क्या होता है, सदैव या हमेशा, सदैव या हमेशा नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। ये जो है अपवर्तन के दो रूल हैं और इसी रूल को आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का मान क्या होता है, नियत होता है, यानी कि स्थिर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। नियत माने नियतांक, नियत रहता है, इसी को नियतांक कहा जाता है। यही जो है पूछा जाता है, इस लेवल का नियम लिखिए
तो यही इतना लिखना है आप लोगों को कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। नियतांक इंग्लिश क्या हो गया? कांस्टेंट। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, इसे ही क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। ये एक नंबर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, लगभग दूसरी तीसरी साल हमेशा पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, यही क्या है? स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम है। बस आज के पार्ट में इतना ही। अब आगे जो है आप लोगों को आगे के पार्ट में बताएंगे अगली टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारा ये जो है पार्ट समझ में आया हो तो आप लोग जो है हमारे DLS क्लासेज को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को घंटी को ऑन करके रखिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सकें और इसका आप लोग लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।